आज का जो हमारा क्लास है वो है बिजनेस लॉ के ऊपर। ठीक। तो बिजनेस लॉ के ऊपर अभी जो हम लोग क्लास करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि बिजनेस लॉ में क्या पढ़ना है हमने और क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्यों हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है। जैसे कोई बच्चा इसमें ऐसा तो नहीं है जिसको आगे जाके एलएलबी करनी है। कोई है क्या इसमें कोई बच्चा जो आगे जाके एलएलबी करना चाहता हो? ऐसा कोई बच्चा है? नो सर। और कोई जो एलएलबी करना चाहता हो आगे जाके? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। अगर आप एलएलबी नहीं करना चाहते हैं, जैसे बहुत बच्चे चाहते हैं कि हम बीबीए के बाद एलएलबी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बीबीए के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं, जैसे बीएड भी कर सकते हैं, बीटीसी भी कर सकते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आप लोगों को लॉ के बारे में पता होगा कि लॉ की पढ़ाई होती है जिसको हम लोग एलएलबी के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप बीबीए करते हैं तो लॉ का थोड़ा सा हिस्सा भी हम आपको पढ़ाते हैं। वो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आगे जा कर के आप, चाहे आपकी दैनिक दिनचर्या हो या जो आपका डेली जीवन में गतिविधियां होती हैं हमारे साथ, लेन देन, पैसों का लेन देन। और क्योंकि देखिए, पैसों का लेन देन एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएं, तो हर जगह पे ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। पैसों का लेन देन आपको हर जगह करना ही करना है। तो इससे संबंधित जो लॉ हैं, जो कानून हैं, जो भारत में बनाए गए हैं, वो हम बीबीए में थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बिजनेस लॉ से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। और उसके अलावा जैसे देखिए, बिजनेस लॉ आप लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो बिजनेस लॉ में हम लोग चीज़ें बताते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में जो हम चेक वगैरह का अगर किसी से लेते हैं या पेमेंट लेते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला सामान के बदले में आपको एक पक्का बिल देता है ना। दुकान पे जब आप सामान लेते हो तो आपको बिल देता है, एक पक्का बिल देता है वो। तो बिल जो है जब हम लेते हैं तो उस बिल के पीछे अगर आप कभी ध्यान से देखिए, जो पक्का बिल देगा, तो उसमें कई सारे नियम लिखे होते हैं, शर्तें लिखी होती हैं, है ना। कहीं से भी अगर आप बड़ी दुकान से सामान ले रहे हैं, अगर आप उससे कहेंगे कि भैया पक्का बिल बना के दो, तो पक्के बिल में हमेशा सामान के बिल के पीछे आपको कुछ चीज़ें दी हुई रहती हैं, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे बिल के पीछे क्या नियम है, क्या कायदा कानून है, कैसे जो है लॉ काम करता है बिल के पीछे, तो ये हमें सीखने को मिलता है बिजनेस लॉ में। तो बिजनेस लॉ क्या है टोटल जो हमें पढ़ना है, उसमें ये सीखना है कि कैसे पैसों का लेन देन है, अलग अलग जो बिल है, और चाहे एग्रीमेंट हम किसी से बना रहे हैं, चाहे किसी से, जैसे कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि इनसे एग्रीमेंट करना है, वर्ड आपने शायद सुना होगा कि इनसे एग्रीमेंट हुआ है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक। तो ये जो शब्द हैं ये इसी से जुड़े हुए हैं, बिजनेस लॉ से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो बिजनेस लॉ से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो अगली बात आती है सिलेबस। तो बात यह आ जाती है कि सिलेबस में हमें क्या सीखना है, सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, आखिर जो मेन मेन चीज़ें। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में कि सिलेबस में तीन चीज़ें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूनिट आपकी जो है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 5 है, पर जो पढ़ना है, जो सीखना है हमें, वो मेन चीज़ तीन है। वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक। ये तीन चीज़ हमें पढ़नी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉर्मल नॉर्मल बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना घर पेंट करवाना है, ठीक, पुताई करवानी, तो आप किसी को पकड़ के लाते हैं जो पेंट करता है, मिस्त्री होता है। तो आप उससे पूछते हैं भैया आप कितना लोगे, कितने दिन में आप काम ख़त्म करोगे, और वो बताता है कि हम 10 दिन लगेगा हमें समय, और 10 दिन में हम आपका पूरा घर पेंट कर देंगे, ठीक। तो
जैसे आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि हमने पेंट का काम ठेके पे दिया हुआ है, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया है, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलते हैं। तो जब आप किसी से चाहे ओरल यानी मौखिक भाषा में और चाहे लिखित भाषा में जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो उससे रिलेटेड लॉ होते हैं, जो उससे रिलेटेड कानून होते हैं, ठीक है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पढ़ना होता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये पढ़ना होता है, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है, आज मतलब कहीं पे भी आप नॉर्मल दुकान पे भी गए हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई शॉप है, आप उसके यहाँ गए, आपने 2000 1000 का अपना सामान लिया, जो आपके महीने भर राशन का सामान होता है या फिर जो घर में यूज़ करने वाला सामान है। अगर आप उसको खरीदते हो तो उसके बाद आप उससे बिल बनवाते हो, तो उस बिल में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कोई सामान ख़राब निकल गया, मान लो आपने 1 लीटर आपने तेल खरीदा है, जो घर पे लाने के बाद पता चला वो तेल एक्सपायर था या ख़राब हो गया था। या फिर मान लीजिए आपने बिस्किट खरीदा, ठीक है, वो लाए आप, ख़राब हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा जब ऐसे कुछ होता है तो हम कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, है ना, उपभोक्ता जो उपभोक्ताओं के लिए जो है कोर्ट और कचहरी बनाई जाती है, वहाँ जाते हैं हम लोग, है ना। तो वहाँ जाने के बाद हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इसके लिए बिल चाहिए, ऐसा बिल जो कि दुकान से तुम आपको मिला होगा। ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके जितने भी लेन देन से संबंधित यानी पैसों के लेन देन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे चेक, आप लोगों ने चेक का नाम सुना होगा, ठीक। तो चेक का लेन देन कैसे होता है, क्या नियम है उसके पीछे, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट होता है, और जो नोट आप लोग देखते हो, जो यूज़ करते हो, जैसे 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, वो क्या होता है, उससे संबंधित क्या क्या नियम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें सीखने को मिलती है। ठीक। तो जो ओवरऑल सिलेबस में हमें सीखने को मिलता है वो यही है कि किस तरीके से हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये जान सकते हैं कि कैसे और बिजनेस में कानून किस तरीके से सहयोग करता है, कैसे हम कानून की मदद से बिजनेस को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कानून से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है बिजनेस में। जैसे अगर आपको पता होगा जब आप कोई कंपनी खोलना चाहें, ठीक है, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, मैं तब भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिखता होगा कहीं कोई दुकान खोल रहा है, कहीं कोई कंपनी खोल रहा है, तो आप ऐसे ही दुकान नहीं खोल सकते कि आप गए और सामान लेके आए, दुकान खोल के बैठ गए। हालांकि लोग करते हैं, मगर सही मायनों में दुकान खोलने के पहले आपको वहाँ पे आपको एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, कुछ कागज़ बनवाने पड़ेंगे, कुछ जो है परमिशंस बनवानी पड़ती हैं, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। कई तरीके के उसमें डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये बीबीए में आपको 3 साल अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग ईयर में पढ़ाया जाएगा। ठीक। तो ये तरीके होते हैं सीखने के, ये पढ़ने का तरीका है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं लगती लॉ पढ़ने की, हम क्या करेंगे लॉ पढ़ के, या हमें क्या काम है लॉ पढ़ने का। ठीक। तो अब लॉ पढ़ने की ज़रूरत है, लॉ पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप लॉ नहीं पढ़ेंगे तो आपको यही नहीं पता रहेगा कि आप कहीं पे लेन देन कर रहे हैं तो उससे संबंधित क्या कानून होते हैं, क्या नियम होते हैं। ठीक। तो इन चीज़ों को जानना भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, अभी कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर क्यों, क्या ज़रूरत है, वाई नीड टू स्टडी बिजनेस लॉ, मतलब हमें क्या ज़रूरत है बिजनेस लॉ पढ़ने की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या यूज़ है इसका। जैसे अब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं भाई, तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होना चाहिए, तभी पढ़ाई होनी चाहिए, वरना बेमतलब के लिए हमें क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है। ठीक। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बिजनेस लॉ इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि को किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, इशू हो, प्रॉब्लम्स है जो कि लीगल रिलेटेड हो, लीगल मतलब कानून से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का इशू हो, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये हम बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, ताकि जब हम आगे मैनेजर की जॉब कर रहे होंगे या फिर किसी कंपनी में
या हो सकता है आप किसी कंपनी के मालिक हो, या आपका खुद का एक फर्म हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप आगे जा करके खुद की कोई शॉप खोलें, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप शॉप खोल रहे हैं या कोई बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं या कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, तो आपकी कंपनी से संबंधित क्या क्या कानूनी कार्रवाई, क्या क्या कानूनी गतिविधियां, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनवाना कंपलसरी है और समय के साथ साथ आपको अपडेट कराना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होंगी तो क्या होगा, नहीं पता होगी तो आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम होगी, ठीक। अभी जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और वहाँ पे आपके पास कोई पुलिस वाला आता है, पूछता है आपके पास क्या लाइसेंस है, कि आप किस, जहाँ पे भी आप कहीं 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 पे भी बैठे हो, कहीं पे भी मैनेजर हैं आप, तो आपसे वो लाइसेंस मांगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप बिज़नेस ओपन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस ज़रूर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप होटल खोल रहे हो तो आपको फूड डिपार्टमेंट जो आपका होता है, ठीक है, खाद्य विभाग, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप दुकान खोल रहे हो, सिंपल किराने की दुकान भी आपकी चल रही तो शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक। तो कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए। उसके बाद आपको पता होगा कि जो बिजली का मीटर होता है वो बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन जो फील्ड होती है वहाँ पे बिजली का मीटर दूसरा लगता है, घर वाला नहीं लगता। आप घर के मीटर पे बिजली पे अपना बिजनेस नहीं चला सकते, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये सब क्या है, ये सब कानून से ही जुड़ी चीज़ें। अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, लॉ ब्रेक करेंगे, लीगल रिलेटेड इश्यूज खड़े करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भैया 4 रुपये का बिस्किट दे दो, ठीक। तो आप उससे एक पार्ले जी का पैकेट लिया 5 रुपये का। तो अब उसके बाद आप घर आए, घर खोलने के बाद आपने बिस्किट का पैकेट खोला तो उसमें से कीड़े निकल गए। तो आप दुकान पे जाओगे, वो कहेगा ठीक है भैया लाओ चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि वो आपको जानता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग चीज़ें अपने आप में ही नॉर्मली मैनेज कर लेते हैं। मगर होता क्या है, जब कहीं आप बड़ी शॉप से ले आते हैं बहुत ज़्यादा, अब मान लीजिए आज आपने 5 रुपये का सामान खरीदा, कोई बात नहीं, मान लीजिए इसी की जगह पे आपने 5,000 रुपये के बिस्किट खरीदे होते हैं। अब उस 5,000 में मान लो 500 के बिस्किट खराब निकल जाए, तो हो सकता है वो दुकान वाला ना चेंज करे, है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि आप, अगर आपके पास बिल नहीं है या फिर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। क्लेम मतलब आप बता ही नहीं पाओगे कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये काम आपको समझना चाहिए कि आप इस चीज़ को जानिए कि बिजनेस लॉ क्या है, इसकी पावर को समझिए, लॉ की पावर को। तो इसीलिए हम लोग लॉ पढ़ेंगे ताकि आगे जाकर, और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तभी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। मान लीजिए आप डेली लाइफ में हैं, कल को कोई आपको चेक दे के चला गया, या आपने किसी को चेक दिया पेमेंट के लिए, आपका मान लीजिए बैंक अकाउंट है, आपने किसी को चेक दिया, या आपने डीडी खुलवाई है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, ठीक है, एफडी वगैरह लोग करवाते हैं, सुना होगा आपने। तो उससे संबंधित भी बहुत सारे नियम है, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मैनेजर हैं तभी ज़रूरत हो सकता है डेली लाइफ में भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अब किस तरीके की प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, ठीक है, जो हमें बिजनेस लॉ से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बिजनेस लॉ से रिजॉल्व करने के लिए हमें देखो, जैसे सबसे पहले पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पार्टनरशिप। अब ये चीज़ें हैं कि मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। पेमेंट रिलेटेड मतलब लेन देन से संबंधित, डिलीवरी रिलेटेड मतलब जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है, बहुत बच्चे जानते होंगे, ऑनलाइन आपने सामान मंगवाया है। अब ऑनलाइन आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, और उसमें दे रहा था कि सामान आ रहा है, या हो सकता है कहीं और डिलीवर हो गया हो, कहीं और पहुंच गया हो, तो उससे संबंधित भी नियम होते हैं। ट्रेड रिलेटेड मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसका बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, आपने उससे सामान खरीदा, उसको पैसे दे दिए, मगर आपके पास सामान आया, वो खराब निकल गया, या सामान पहुंचा ही नहीं आप तक, ठीक है। या मान लीजिए जो गाड़ी सामान लेके आ रही है उसका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो अब पैसा कौन भरेगा। तो ये सब चीज़ें बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं, डेली लाइफ में भी आ सकती हैं, ठीक है, नॉर्मल भी डेली लाइफ में भी आ सकती है। पार्टनरशिप से संबंधित भी हो सकती हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त मिलकर के एक बिजनेस कोई चालू करते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपके मित्र हैं, आप दोनों लोगों ने मिलकर के कोई एक बिजनेस शुरू किया। तो अब उस बिजनेस को शुरू तो कर दिया, मगर अब उसमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट लेंगे, कितना नुकसान होगा, तो कितना हम झेलेंगे, कितना आप झेलोगे, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस लॉ में इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे।
और मेन चीज़ देखो, पढ़ाई पे फोकस नहीं करना, मेन हमें फोकस करना है सीखने पे, कि हम कितने अच्छे से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया व्हाट इज़ बिजनेस लॉ। तो अब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि बिजनेस लॉ है क्या, किसको कहते क्या है। तो लॉ एंड लीगल ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, लॉ यानी कानून, और लीगल यानी जो भी चीज़ें कानून से रिलेटेड होंगी, ठीक है, उससे संबंधित जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बिजनेस लॉ कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, बिल हो गया, चेक हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे जो आपके सामने बनी हुई है। कोई बताएगा ये फ़ोटो किस चीज़ की है? कोई बता सकता है? ये फ़ोटो जो सर हमारा स्टाम्प पेपर। स्टैम्प पेपर है। और कोई बता सकता है? एनीवन एल्स? स्टैम्प पेपर में देखो कुछ लिखा हुआ है अंदर, अंदर कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है? अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, किसी को दिख रही है? एग्रीमेंट पेपर। यस सर, रेजिडेंट वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट का है। पेपर। एग्रीमेंट है किस चीज़ का? कोई बताएगा काहे का ये? देखो मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। ये बेटा देखो, रेसिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं थोड़ा सा जूम करके। नहीं दिख रहा तो अभी मैं दिखा बोल रहा हूँ, आप लोग सुन भी लीजिए। रेसिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज आप अपने घर पे रह रहे हैं, कल को आप कहीं किराए पे मकान लो, ठीक है, तो जब आप किराए पे मकान लोगे तो ये मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 1 साल का, जिसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं कि हम यहाँ पे किराए का मकान ले रहे हैं, मैं मकान मालिक हूँ, इनको किराए का मकान दे रहा हूँ, इनका मकान का किराया इतना रुपए है, और ये महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख तक अपना इतना किराया मुझे देंगे। इसे कहते हैं रेंटल एग्रीमेंट। आप सोचिए, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जा कर के मिलेंगी ही ज़रूर। जैसे आप कल को कहीं जॉब करोगे, किसी और शहर में जाओगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ आपको किराए का कमरा लेना होगा, और अगर कमरा लोगे तो ये चीज़ें आपको बनवानी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीमेंट बनाया जाता है। जैसे आप लोग जब आप जाते हो स्टाम्प पेपर पे बनवाने, तो हमें पता नहीं होता कि वो क्या बनवाना है, हम बस बता देते हैं भैया हमारा ये बनवाना है, तो वो बना होना के साइन करके आपको दे देता है, तो हम लोग लेके चले आते हैं, हम पढ़ते भी नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो हम यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे बनता है स्टाम्प